Good afternoon, students. This is your Hindi first class. इस क्लास में हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन रिवीजन। क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया है, तो ओवरऑल कोर्स तो कंप्लीटेड है, बट रिवीजन है, रिवीजन करवाना है। और उसके बाद सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, टर्म फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपका स्टार्टिंग से लेसन 1 to 4, लेसन 1 to 4 ये आपका एग्जाम में आएगा। लेसन 1 to 4 में एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर है, मतलब चैप्टर से रिलेटेड जो भी है वो लेसन 1 to 4 में होगा। देन लेसन 12 and 13, lesson 12 and 13, then lesson 19 and 20। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। इसी सिलेबस को आपको प्रिपेयर करना है और इसी के अंदर से जो भी एग्जाम में आएगा वो आने वाला है। लेसन फर्स्ट जो है आपका सबसे पहला चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण। दूसरा चैप्टर है आपका वर्ण एवं मात्राएं। तीसरा है शब्द और वाक्य। और चौथा है संज्ञा। उसके बाद है 12वां चैप्टर है लेसन 12 विलोम शब्द। 13वां चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। और फिर 19 है 19 अनुच्छेद लेखन। उसके बाद है अपठित गद्यांश। यही आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस हैं। इन्हीं चैप्टर्स से आपके एग्जाम में जो भी आएगा वो इन्हीं चैप्टर के अंदर से आएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा चैप्टर से रिलेटेड। और इसके बाद सबसे पहले आज हम पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसके बारे में आपको बताएंगे, रिवीजन कराएंगे। ऐसे तो क्लासेस ली गई हैं, लेकिन एक बार रिवीजन, चूंकि ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद अब आपकी हिंदी फर्स्ट की कोई क्लास नहीं होगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके मोस्टली रिवीजन इस चैप्टर्स का जो भी आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं उनका एक बार रिवीजन करा दूं, कि ताकि आपको एग्जाम में कोई डाउट ना हो। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपको होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली आप मैम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके आज जो है, चूंकि रिवीजन ज्यादा कराना है, तो इसलिए आई होप मैं लास्ट में क्वेरी नहीं कर पाऊंगी। क्वेरी चूंकि चैप्टर्स ज्यादा हैं और रिवीजन आज ही का बस टाइम है कराने का, तो बस जो भी डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज पर्सनली आप क्लियर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पार्ट 1 भाषा है वो व्याकरण। इसको बहुत डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, जो मेन टॉपिक है, जैसे चैप्टर्स से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसी को का एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो भाषा जो है, भाषा एवं व्याकरण। भाषा को हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं और व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो वह भाषा के बिना जो है हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। भाषा के ही माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम समझ पाते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज डाउन योर हैंड्स। स्टूडेंट्स प्लीज डाउन योर हैंड्स।
तो इसकी परिभाषा है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर समझ लेते हैं। भाषा के ही माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात खुद समझ पाते हैं, हम प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम ऐसा करने में सफल नहीं रहेंगे, हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भाषा जो है वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है वह भाषा होती है। अब उसके बाद भाषा, भाषा के जो है वो दो प्रकार होते हैं। मतलब नॉर्मली जो है आपके ग्रामर में भाषा को के दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, जिसे हम मौखिक रूप से अपनी बातों और विचारों को मौखिक रूप से बताते या समझाते हैं, वह मौखिक भाषा कही जाती है। जैसे कि अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अभी हमने जो यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन दिया है, बोर्ड के द्वारा जो लिख के समझा रही हूँ, यह लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। तो मौखिक भाषा के दो प्रकार होते हैं। मतलब आपके व्याकरण के दृष्टिकोण से भाषा के दो ही प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है बोलकर जब हम बोलकर अपने बातों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जैसे मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको समझा रही हूँ, यह मौखिक भाषा है। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के माध्यम से जो मैम अभी हमने जो है लिखा, यहाँ बोर्ड पे लिखा या पीडीएफ के माध्यम से जो आपको दिया या दिया जाता है, वह एक लिखित भाषा का उदाहरण है। तो ये हो गई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा है कि जब हम अपने भावों और विचारों को लिखित रूप से लिखकर व्यक्त करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तो यहाँ पे जब लिख के किसी बातों को समझाया जाएगा या आप जो नोट्स बनाते हो, लिखते हो, वह लिखित भाषा का मतलब उदाहरण है। और जैसे आप एग्जाम में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो या प्रश्नों के उत्तर को दे रहे हो, तो लिखित रूप से जो दे रहे हो वो लिखित भाषा का उदाहरण है। और जो मैम ओरल लेती हैं, आपका मौखिक लेती हैं, वह मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह जो है भाषा के दो प्रकार होते हैं, रिटन लैंग्वेज एंड ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा को हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं और लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज कहते हैं। बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना मौखिक भाषा है और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना लिखित भाषा है। उसके बाद एक मतलब हमारे समाज में एक प्रचलन है, ठीक है, एक सांकेतिक भाषा का। ठीक है। सांकेतिक भाषा भी होती है, ठीक है, लेकिन यह हमारे व्याकरण में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया है। व्याकरण की दृष्टिकोण से सांकेतिक भाषा को कोई भाषा नहीं माना जाता है। जैसे कि इसका द बेस्ट एग्जाम्पल है, जब हम मतलब ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक के ट्रैफिक पे 3 सिंबल लगे होते हैं, 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। तो ये एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। देखिए वहां हमसे कोई कहता नहीं है कि मतलब अब रेड लाइट जली है तो यानी कि हमको स्टॉप करना है। तो ऐसा, लेकिन वो एक सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हम उससे समझ लेते हैं कि अब जो है रेड लाइट जली हुई है तो हमें स्टॉप करना है। ठीक है। या ग्रीन लाइट जली है तो अब हमें चलना है। तो ये सांकेतिक भाषा है। और दूसरी चीज, आपने कभी
डीफ एंड डम लोगों को देखा होगा, गूंगे और बहरे लोगों को, वो संकेत के आधार पर बात करते हैं। यदि मतलब उनको कोई आपस में बात करनी है तो वो संकेत देकर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, एज एज एग्जाम्पल हम मतलब कभी कभी हमारे समाज में भी वो चीजें अप्लाई होती हैं, यूज की जाती हैं सांकेतिक भाषा। जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाता है कि चुप रहो, तो हम कुछ ना कह के चुप रहो केवल अपनी फिंगर अपने लिप्स पे रख लेते हैं और बोलते हैं कि कीप क्वाइट, या इशारा कर देते हैं। तो ये एक सांकेतिक भाषा का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब ये सांकेतिक भाषा का जो भी है वो उदाहरण रहा। देन अब इसके बाद हम आपको बताएंगे लिपि। लिपि क्या होती है? थोड़ा फास्ट चलना होगा और मे बी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो, क्योंकि कई चैप्टर्स कवर करने हैं। तो आप अगर आपको इससे रिलेटेड मतलब इस वीडियो में जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो आप अपने जो लास्ट टाइम में मतलब पहले इसके पहले जो वीडियो दिए गए हैं आप उससे भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो लिपि, लिपि क्या होती है? लिपि जो है वह भाषा, हर भाषा को लिखने के लिए एक स्पेशल चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है। उसी के माध्यम से उसी के सहयोग से उस भाषा को लिखा जाता है। तो बस संसार मतलब हम पूरे देश में, पूरे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं लिखी और बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपि के माध्यम से लिखा जाता है। तो लिपि जो है वह भाषा को लिखने का निर्धारित चिन्ह होता है, जिसके माध्यम से हम उस भाषा को लिखते हैं। जैसे कि हिंदी, हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत यह दोनों भाषाएं जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसकी लिपि देवनागरी होती है, ठीक है। और ऐसे ही अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी रोमन रोमन में लिखी जाती है। इसकी लिपि जो होती है वह रोमन होती है। ऐसे ही जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। उन्हीं चिन्ह के अनुसार उस भाषा को लिखा जाता है। जैसे कि पंजाबी है, पंजाबी जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। जैसे आपके बुक में जो है इसको दिया गया है, लेकिन फिर से एक बार मैं इसको समझा देती हूँ। अलग अलग भाषाएं जो है अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। ऐसे उर्दू है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। जितनी तरह की भाषाएं हैं उतने तरह की लिपियां होती हैं, उनके चिन्ह होते हैं। उसी चिन्ह के आधार पर, उसी चिन्ह की सहायता से हम उस भाषा को लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ठीक है, राष्ट्रभाषा जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज। अब राष्ट्रभाषा होती क्या है ये जानेंगे। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कही जाती है। जैसे कि मतलब जिस देश में जिस भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी जो है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि भारतवर्ष में हिंदी अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है, तो क्या नाम है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। फिर 14 नवंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा जो है, राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं, राजभाषा जो है हिंदी, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 नवंबर, और 14 नवंबर 1949 में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था और राजभाषा घोषित किया गया था
तो तभी से जो है वह हमारी राजभाषा मानी जाती है। और इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, हमारी अंतरराष्ट्रीय जो भाषा है वह अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है अधिक से अधिक देशों में बोली जाती है, इसलिए वह हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विश्व में सबसे अधिक जो है वह अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए वह अंग्रेजी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा जिसको हम स्टेट लैंग्वेज भी बोलते हैं, प्रादेशिक भाषा। अब भारत में जो है बहुत सारे राज्य हैं, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। तो भारत एक बड़ा देश है जिसमें 28 राज्य हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा में जो है उड़िया बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। इस तरह से अलग अलग भाषा, अलग अलग जो है प्रादेशिक भाषा अलग अलग प्रदेशों में बोली जाती है। तो और दूसरी चीज कि वहाँ का जो मतलब ऑफिशियल काम भी होता है वह किसी किसी विभागों में इस भाषा में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रादेशिक भाषा। इसके बाद क्षेत्रीय और भी भाषाएं होती हैं, क्षेत्रीय भाषा और इस तरह की। तो वो खैर आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रादेशिक भाषा, जो प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ के लोग उसी भाषा में बात करते हैं, तो वह प्रादेशिक भाषा कही जाती है। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्याकरण होता क्या है? व्याकरण जो है भाषा को नियंत्रण में रखने का काम करता है। अब अगर व्याकरण ना हो तो भाषा अनुशासित नहीं रहेगी। हर लैंग्वेज को, हर भाषा को लिखने का, पढ़ने का, बोलने का और समझने के कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। उसी नियम के आधार पर उस भाषा को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और समझा जाता है। अगर या और बोला जाता है। यदि नियम ना हो, अगर भाषाओं को भाषा पर नियम वो व्याकरण का अंकुश ना हो तो वह सही नहीं माना जाएगा, और हम कुछ भी लिख देंगे सही या गलत, वह उसका पता भी नहीं चल पाएगा। व्याकरण के ही माध्यम से हम यह पता कर पाते हैं कि यह भाषा जो लिखी गई है वह सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है। तो एक तरह से व्याकरण जो है वह व्याकरण के माध्यम से भाषा अनुशासित रहती है और उसी अनुशासन के ही द्वारा उसको लिखा या पढ़ा जाता है। अब इसके बाद इससे संबंधित एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वगैरह आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया गया है, और फिर अभी कंबाइंड पीडीएफ दिया गया था तो उसमें भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। देन अब आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा। पार्ट 2 ये होगा वर्ण एवं मात्राएं। इसके बाद अगर आपको से एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर है आपका वर्ण एवं मात्राएं। ठीक है,
वर्ण एवं मात्राएं, वर्ण को इंग्लिश में हम लेटर बोलते हैं, ठीक है, लेटर्स बोलते हैं। और मात्राएं जो है वो उनको हम वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण, वर्ण होता क्या है, ठीक है। लेटर होता क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के ही द्वारा भाषा बनती है। भाषा का निर्माण वर्ण के ही द्वारा होता है। यदि वर्ण ना हो तो भाषा नहीं बन सकती है, ना तो बोला जा सकता है और ना ही लिखा जा सकता है। हम लिखने और बोलने दोनों में समर्थ नहीं रहेंगे। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है, जिसको हम लेटर, इंग्लिश में लेटर कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए, अ से लेके अ से ज तक यह वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं या लेटर होते हैं। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि इन वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो इसके बाद वर्ण के भेद, ठीक है। तो वर्ण के जो है वह मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। अ से लेके अ से अ तक, अ से अ तक ये 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, यह 11 स्वर होते हैं। और क से क से ह तक, क से ह तक ये 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर जो होते हैं, अब पहले स्वर के बारे में जानिए कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह स्वर कहलाता है। स्वर का के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसका उच्चारण स्वतः ही स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और यह स्वर कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह स्वर कहलाता है। हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे इंग्लिश में आप वोवेल्स 5 पढ़े हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर इंग्लिश में होते हैं वोवेल्स। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 11 अ से लेके अ तक 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स जिनको बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप लोग 5 वोवेल्स पढ़े हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, जबकि हिंदी में 11 वोवेल्स होते हैं, 11 जो है वह स्वर होते हैं और 33 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क से लेकर ह तक यह व्यंजन होता है। व्यंजन होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वतः नहीं किया जा सकता है। बिना हर व्यंजन में अ जो है, अ हर व्यंजन में अ स्वर छिपा होता है,
अगर यह अ स्वर उसमें न मिला हो तो हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो हर स्वरों में अ के सहायता से स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यंजन जो है वह बिना किसी व्यंजन स्वर की सहायता से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि हर स्वर में हर व्यंजन में अ स्वर होता है। जब इसको हम अलग करके लिखते हैं, जैसे ये क है, जब इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाता है, क जोड़ अ। तो इसका मतलब होता है कि क में अ जुड़ा हुआ है, तभी इसका उच्चारण किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो होते हैं ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में 3 अयोगवाह हैं। ठीक है, एक है अंग, दूसरा है अह, और तीसरा है ङ, अ, ओ। ठीक है, ये अयोगवाह हैं। इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो पहले को हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसका चिन्ह जो है ये ऐसे होता है, ऊपर एक बिंदी होती है, यह अनुस्वर कहलाता है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम, इसका चिन्ह ये होता है, सामने 2 डॉट होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, यह विसर्ग कहलाता है। और तीसरा चिन्ह होता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु, इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ये तीनों जो है वो अयोगवाह होते हैं। इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। जो ऊपर एक बिंदी होती है वह अनुस्वार कहलाती है। जो किसी भी वर्ण के आगे 2 डॉट होते हैं, बिंदु होती है छोटी छोटी, वह विसर्ग कहलाता है। और जो ऊपर में चंद्र बिंदु होती है वह अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ठीक है, संयुक्त और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है वह 2 शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, संयुक्त। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़। ठीक है, जोड़। और व्यंजन का मतलब होता है व्यंजन। तो जो वर्ण जो होता है, जो वर्ण दो दो व्यंजनों के योग से जुड़कर बना होता है, वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसकी परिभाषा होती है, 2 या व्यंजनों के योग से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, 4 होती है, जो कि इस प्रकार है, छ, त्र, ज्ञ, और लास्ट होता है श्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस चीज को समझेंगे कि छत्री छ, त्रिशूल त्र, ज्ञानी ज्ञ और श्र, यह 4 जो व्यंजन हैं या 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो छत्री छ जो है वह आधा क और
खष्टखोण ख से मिलके बना होता है। ठीक है, ऐसे ही त्रिशूल त्र जो है आधा त और र से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर ज्ञ जो है आधा ज और इ से मिलके बना होता है। फिर स्र जो है वह संयम वाला आधा स और र से मिलकर बना होता है। तो इन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं, दो व्यंजन वर्णों के योग से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन जो है हिंदी भाषा में ड और ड वर्णों का भी समावेश किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो उत्क्षिप्त इसको नया जो है ये वर्णमाला में स्थान दिया गया है, इसलिए इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इससे इसके शुरुआत से कोई शब्द नहीं बनता है, मतलब कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता है कि जो इन दो व्यंजनों से शुरू होता हो, जबकि इनका प्रयोग वर्ण शब्द के अंत में होता है या बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, सीढ़ी, गाड़ी, ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ठीक है, इनका प्रयोग वर्ण के किसी भी शब्द के बीच में होता है, इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे हलंत। हलंत क्या होता है? ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और लास्ट टाइम भी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़ा जल्दी में ही एक्सप्लेन किया था, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, तो हलंत जो होता है वह ऐसी एक तिरछी रेखा होती है, इसी को हम हलंत कहते हैं, इसका नाम हलंत होता है। किसी भी वर्ण के नीचे छोटी सी तिरछी रेखा जो है वह हलंत कहलाती है, हलंत होती है। जैसे कि ये, तो ये जो सिंबल लग जाता है, हलंत का जब सिंबल लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यह वर्ण आधा है। ठीक है, अब इसके भी कई रूप होते हैं। अब उसके बाद सॉरी इसके बाद हम अब हलंत के बाद आपको बताएंगे रेफ। रेफ के कई रूप होते हैं, या तो एक तिरछी किसी भी वर्ण के नीचे जो छोटी सी तिरछी रेखा लगती है वह हलंत कहलाती है। अब रेफ, अब जानेंगे रेफ के बारे में। जब किसी वर्ण के नीचे वह हलंत लग जाता है तो वह वर्ण जो है वह स्वर रहित हो जाता है, यानी कि अब उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम रेफ के बारे में बताएंगे आपको। रेफ होता क्या है? रेफ के का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है। ठीक है, यह र की मात्रा है। ठीक है, पिछली कक्षा में ल में उ और बड़े उ की मात्रा के बारे में बताया गया होगा, और यही ल को र को 3 अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। एक तो होता है वर्ण के किसी भी वर्ण के ऊपर यह र लिखा जाता है, ठीक होता है। फिर उसके बाद होता है वर्ण के
बगल में, ठीक है। उसके बाद फिर होता है ऐसे वर्ण के नीचे, ठीक। तो यह ऊपर ल लिखा जाता है, फिर वर्ण के बीच में लिखा जाता है और वर्ण के नीचे लिखा जाता है। यह 3 प्रकार से ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कर्म, यहाँ र आया तो यहाँ म के ऊपर ल लग गया, तो इसका उच्चारण हम इस प्रकार करेंगे। दूसरा है इसका एग्जाम्पल सूर्य, ठीक है। अब दूसरे वाले का एग्जाम्पल बताते हैं, क्रय या क्रम, ठीक है। यह वर्ण के ऐसे बगल में लगता है, तिरछी लाइन लगती है। उसके बाद होता है मृग, ठीक है। सॉरी, इसका प्रयोग, ये तो री की मात्रा हो गई, इसका प्रयोग इस पदेन, इसको ऐसे नीचे लगाते हैं वर्ण के नीचे, जो कि इस प्रकार है ड्रम, ठीक है। ट्रक, तो एक जो है वर्ण के ऊपर लगता है, फिर एक वर्ण के बीच में लगता है और दूसरा वर्ण के नीचे लगता है। 3 प्रकार से र का प्रयोग किया जाता है। तो अब इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। इसको हम बोलते हैं रेफ और इसको बोलते हैं पदेन, और नीचे वाले को भी हम पदेन बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ण के नीचे लगता है 2 प्रकार से लगाया जाता है, तो वर्ण के बीच में लगा दिया जाता है और दूसरा एकदम वर्ण के नीचे लगा दिया जाता है। तो इन दोनों को हम पदेन बोलते हैं और ऊपर वाले को हम रेफ बोलते हैं, ठीक है। अब इन 3 प्रकार से र का के वो क्या नाम है का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार से वर्ण में र को लिखा जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? जो 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर अ तक जो 11 स्वर होते हैं, और उन स्वरों के एक अलग अलग चिन्ह होते हैं। अलग अलग स्वरों के अलग अलग चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो वर्ण होता है और जो स्वर होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके बाद आ से लेकर अ तक हर स्वर के चिन्ह होते हैं। जैसे आ, ई, बड़ी ऊ, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सबके चिन्ह होते हैं। अब आ जो है इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। यह सॉरी अ वर्ण जो होता है वह हर व्यंजनों में होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा इसके बाद जो है अ का चिन्ह होता है। बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह जो चिन्ह होते हैं इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। किसी भी शब्द में जब प्रयोग किया जाता है तो इसके मूल रूप का प्रयोग न करके, स्वर के मूल रूप का प्रयोग न करके इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम कोई भी शब्द बनाते हैं तो हम स्वर का मूल रूप प्रयोग में नहीं लाते हैं, जबकि मूल रूप के स्थान पर इन चिन्हों का प्रयोग करके स्वर बनाया जाता है, ठीक है। जो इस प्रकार अभी हम आपको बताते हैं कि वर्ण में किस प्रकार जुड़ता है। जैसे घड़ा, ठीक है। उसके बाद हो गया किला, छोटी की मात्रा हो गई। फिर परी, बड़ी की मात्रा हो गई। छोटा ऊ पुल, बड़ा ऊ फूल। इसके बाद इसी प्रकार
मात्राओं का प्रयोग करके हम जब हम वर्ण शब्द बनाते हैं, तो इसी प्रकार हम व्यंजन के नीचे स्वर चिन्हों का प्रयोग करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द में शब्द जब बनाया जाता है तो उसमें जो है किसी भी स्वर का मूल रूप प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 11 स्वरों के 11 चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसके एक्सरसाइज दिए हुए हैं जो आगे में हैं। अब इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पाठ 3, शब्द और वाक्य। पाठ 3, शब्द और वाक्य। इसके लास्ट उसमें क्लास में जो है मैं पर्यायवाची और विलोम का रिवीजन कर दी थी। तो अभी इस चैप्टर में पर्यायवाची और रिवीजन का अगर टाइम नहीं मिलेगा तो रिवीजन का नहीं हो पाएगा। इसको आप जल्दी देख लीजिए, वैसे टाइम तो हो ही गया है। शब्द और वाक्य। शब्द जो है वर्णों के योग से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। शब्द का निर्माण वर्णों को जोड़कर किया जाता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। अब शब्द के 2 प्रकार होते हैं। शब्द जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक शब्द जो है जब वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द, जिन वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, जिन शब्द का निर्माण होता है, उससे जो शब्द बनते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब जैसे कि ब और स मिलकर बस बना, तो यह एक सार्थक शब्द है। और जबकि वर्ण को जोड़ा तो जा रहा है बट उससे कोई उचित शब्द का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द 2 शब्द जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण किया जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक सार्थक दूसरा निरर्थक। जब 2 वर्णों के योग से ऐसे शब्द बनते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वह सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे कि ये। और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, जो है वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण तो किया जाता है लेकिन उस शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे एक जो है सब जो है वैसे कोई वस्तु नहीं होती है, ऐसे मेन रूप से हम कोई शब्द नहीं मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये बोलचाल की भाषा में आता है सब यानी कि पूरा। लेकिन अब दूसरा एज एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, क म ल, तो इससे बना कमल। अब यहाँ हो गया ल क म, तो यहाँ हुआ लकम। तो लकम जो है वह कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो यह निरर्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य क्या होता है? जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार वाक्य का निर्माण शब्दों के मेल से होता है। सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, जो इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानते हैं। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है, जिसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं थी, इसको समझा दिए हैं। और अब चूंकि टाइम ओवर हो चुका है तो थोड़ा सा हम आपको संज्ञा के बारे में बता देते हैं। संज्ञा पाठ 4 जो है वह संज्ञा होगी। संज्ञा जो है, संज्ञा कहते किसे हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं।
यही मुख्य रूप से बताएंगे, और बाकी आप जो भी आपको डाउट होगा वो आप वीडियो के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हर दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम ना हो, उस नाम के ही द्वारा उसकी पहचान होती है, उसको जाना जाता है। तो जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, कोई भी कुछ भी जो नाम है वही संज्ञा कहलाती है। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा, और दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। जब आप 5th क्लास में जाएंगे तो इसके जाति वाचक, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे जो जाति भाववाचक में ही आते हैं। लास्ट है भाववाचक। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना है। जातिवाचक, इसके 3 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे किसी भी व्यक्ति का और वस्तु का बोध, जो उसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात की जाए, उसी मतलब एक प्रॉपर व्यक्ति जो है केवल उसी की बात की जाए, उसी के नाम से, जिस नाम से उसको जाना जाता है केवल उसी की बात की जाए या जाना जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम, पर्वों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम और खेलों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं के का बोध होता हो। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक में हर जो भी अध्यापक है, चाहे वह मतलब बड़े स्कूल का हो, छोटे स्कूल का हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो सब अध्यापक एक ही जाति के हैं, एक ही मतलब उसके हैं, समूह के हैं, तो वो सब जाति वाचक आएंगे। या डॉक्टर या इंजीनियर, मतलब इस तरह यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद होता है भाववाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव का पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो है भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति का गुण, दोष, उस किसी भी वस्तु का गुण, दोष सब भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसके बाद जो भी आपका डाउट्स होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कंफर्म कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।